चलो स्टार्ट रिकॉर्डिंग। चलो पढ़ाई करने के लिए बोला है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और फोर्स ड्यू टू कूलम्स दोनों बराबर होगा, ये तो पक्की बात है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका हो जाएगा क्या, mv² अपॉन r। ठीक है, तो r² नहीं होता है, केवल r होता है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r²। यही होता है ना कूलम्स लॉ। तो हाँ कर लो, मैं भी सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ से v बनाते हैं हम, mv² इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r²। ये यहाँ पे एक r आ गया, एक r से एक r कट जाएगा, तो mv² इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन rm। इक्वेशन नंबर 1 ये आया था। इतना हो गया ना। अब सुनना, अब जो चीज़ प्रूफ करनी है उस पर थोड़ा ध्यान देना। टाइम पीरियड होता है आपका 2 पाई आर अपॉन वी। हाँ, तो 2 पाई आर वी रखेंगे आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन rm, है ना। ये डिनोमिनेटर में सारी चीज़ें ऊपर जाएंगी, तो हो जाएगी 2 पाई इंटू आर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट rm। पक्की बात, q1 q2 यही ना। एक बात देना, प्रूफ में क्या था, क्या चीज़ वाली प्रूफ करनी थी। नहीं कोऑर्डिनेट करिए, प्रूफ करना था 16 एग्जाम्पल लेकर आना। कल तुम्हें 50 क्वेश्चन करके आने हैं उसमें से, ठीक है। अभी मेरे से पूछ सारे करने हैं शुरू से जितने होते हैं। अब वो वही मैं सोच रहा था मैं कि यार वो नए वाले सिलेबस में लिखा हुआ है। एक सेकंड कर लेते हैं, एक काम कर, रुको बता रहे हैं। सुनो सुनो, अच्छा वो बच गए, फिर तुम एक काम करना, उससे प्रूफ वाले बात करना। वो सब सही है, पहले इसको ये बताओ, ये साइंस पढ़ना नहीं शुरू कर रहा है। बुक ले ली, 6 से पेपर है, केमिस्ट्री भी शुरू नहीं किया, शुरू ही नहीं किया ना। जबकि दो सीनियर्स इसको एडवाइस दिलवा दिया, ध्रुव से भी और एक सीनियर ये भी। तो एक सेकंड है ना। तो टाइम पीरियड हो गया आपका 2 पाई आर अपॉन रूट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r। क्या था ये, स्क्वायर ना, r²। अब सुनो एक बात समझना, इसको भी रूट के अंदर डालना है ना। तो मैं 2 का स्क्वायर रूट होता है 4 पाई r², इसको रूट में लिख सकता हूँ, बताना बहुत प्यार से बताना। जब रूट से बाहर निकलूँ तो ये तो मिलेगा वापस, और नीचे क्या है
नीचे है 1/4 पाई। ये मैं कल मैं वहाँ पढ़ा रहा था ना मानसरोवर में सिद्धांता में, तो उसमें एक बच्चे ने सवाल पूछा मेरे से, तो मेरे को बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा। तो मैंने कहा जबकि वो लड़का पता है नाम उसका भरत है, 10th में उसके 100 CGPA 100 आउट ऑफ 100, उसने पूछा है सवाल और बहुत प्यारा बच्चा, बहुत ही टैलेंटेड बच्चा। तो मैंने कहा ये मैं नहीं CBSE का है, CBSE का है, क्या बात कर रहे हो यार, CBSE क्वेश्चन है। अब ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो पूरा रूट हो जाएगा, बड़ा सा रूट हो जाएगा। तो 4 पाई r स्क्वायर अब हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। CBSE का क्वेश्चन है बेटा, क्या बात, अरे कहाँ चला गया, ओए ओए ओए, बस बस बस, अजीब सा ही भागता रहता है ये, ठीक है। अब सुनना, ये 4 ऊपर जाएगा तो 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, r स्क्वायर ऊपर गया। अच्छा ये नीचे एक ना ये तो r/4 हो जाएगा यार, क्यूब है ना, क्यूब चाहिए था ना टाइम पीरियड में, एक एक्स्ट्रा r कैसे बनाइए, ये r पे पावर 4 हो जाएगा, r पे पावर 4 हो गया और नीचे आ गया आपका Q1 Q2, सब कुछ आ रहा है, केवल r पे पावर 4 आ रहा है ना। मैंने प्रूफ तो सही दिया था ना, लेट्स वंस मोर चेक। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन याद करना पड़ेगा भाई, पता है गुरु, एक आर काट तो दिया था वैसे मैंने, यहाँ पे आर मैंने काट तो दिया था, एक आर यहाँ से कटा था है ना, mv स्क्वायर अपॉन r 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r स्क्वायर। तो एक r ऊपर गया तो एक r कट गया, तो एक बार और लिख लेता हूँ मैं इसको, कहीं यहाँ पे मिस्टेक हुई तो है। mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r। तो mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अभी इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ के जितने भी टीचर है ना जो सो कॉल्ड पढ़ा रहे हैं, कोई कराता ही नहीं है। अरे यार ये r स्क्वायर, यही तो गड़बड़ हुआ, देखो ना, देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये आया, r है केवल, यहाँ r स्क्वायर किया तो केवल v कितना आ जाएगा रूट में, तभी तो एक एक्स्ट्रा r बन रहा है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r अपॉन m। तो जब ऐसा करेंगे ना तो इस तरफ जहाँ पे v रखा है मैंने, ये v m रखा है, यहाँ पे केवल आ रहा है, केवल आ रहा है। अब हो तो गया, इस वाले पूरे में m छूटता जा रहा है, ध्यान से देखो m छूटता जा रहा है, ये केवल एक आ रहा है, ठीक है, ये m छूट गया था, तो ये आपका m भी ऊपर जाएगा क्योंकि डेरिवेशन में m भी है ना, जो प्रूफ करना टाइम पीरियड। तो 16 पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट r पे पावर 3 m Q1 Q2 हेंस प्रूव्ड। एक बार फिर से कर लो जब तक, क्योंकि ये आया है वो क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, सॉल्व कर दिया तो ना, तो CBSE का ही क्वेश्चन है। आप अब क्या पूछ रहे हैं, प्लैंक क्वेश्चन का तुम्हें याद करना पड़ेगा क्या, कह रहा चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन टाउ इज इक्वल टू IA वेयर टाउ इज अ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी। टॉर्क क्या होता है पता है, नहीं छोड़ो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। I इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसमें दिया तो है डायमेंशन, टॉर्क का दिया हुआ है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है पर, तो अभी तो तुम देखते चलो ना, तुम्हें टॉर्क का तो पता नहीं फॉर्मूला, इनर्शिया होता है मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर,
एंगुलर एक्सेलरेशन होता है एंगल, ये फॉर्मूला, ये जो, अच्छा एक बात बताओ, जो डायमेंशन हम लोग निकालते हैं, क्या डायमेंशन जब हम पहली क्लास पढ़ते हैं 11th की फर्स्ट वीक में, तो क्या सारे फॉर्मूले पता होते हैं हमें? ये तो पूरी फिजिक्स का है ना। अब टॉर्क तो तुम आगे जाके पढ़ोगे। टॉर्क मतलब ये होता है, जैसे मैंने ये फोर्स लगाया, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगता है, उसको टॉर्क बोलते हैं। तो तुम्हें पता नहीं ना, तो अभी तो तुम्हें फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा, या तो पेपर में गिवन हो गया तो रटो, तो उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो कूलम्स लॉ, जब हमने फॉर्मूला लिखा था, एक चीज़ लिखी थी हमने, F इज इक्वल टू, कूलम्स लॉ में जो फॉर्मूला था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का अगर हम तुम्हें शाब्दिक अर्थ बताएं हिंदी में या कॉन्सेप्ट वाइज, तो एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज के फोर्स को रेसिस्ट करती है। इंग्लिश के हिसाब से तुम्हें लगेगा कि परमिट करना, परमिट नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं परमिट करता है। अगर परमिट करता तो फोर्स तो इजीली लग जाना चाहिए था, बट ये फोर्स को रोकता है, जैसे रेजिस्टेंस नहीं था इलेक्ट्रिसिटी में, ये वैसा ही कांस्टेंट वैसा ही है। तो परमिटिविटी जो है, इट अवॉइड द फोर्स ऑफ चार्ज। कहने का ये मतलब है, मान लेते हैं कि अगर, और ये देखो ध्यान से प्यार से देखो, तो इसका आपस में इन्वर्सरी रिलेशन है। क्या है? इन्वर्सली। तो यानी कि मान लो अगर मेरे पास दो चार्ज है, प्लस Q1 प्लस Q2, और मान लीजिए हवा में रखा है और इसमें फोर्स लग रहा है मान लीजिए 10 न्यूटन का। अगर सेम, ऐसे क्वेश्चन आएगा भी, सेम फोर्स को उठाया, सेम डिस्टेंस है, बस इसको उठाकर पानी में डाल दिया। जैसे ही मैं इसको वाटर में लाऊंगा, ये फोर्स 10 न्यूटन चेंज हो जाएगा। चेंज होगा कितना? डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। अभी मैं इसलिए डिक्रीज बोला हूं क्योंकि मुझे पता है कि इसकी जो परमिटिविटी है वो एयर से 81 टाइम्स ज़्यादा है। 81 टाइम्स, यानी कि परमिटिविटी ऑफ वाटर वो है 81 टाइम्स परमिटिविटी ऑफ एयर। तो जब तुम इस फॉर्मूले में यहाँ पे रखोगे 81 टाइम्स, तो फोर्स 81 टाइम्स घट नहीं गया। जब मैं ऐसे रखूंगा, फोर्स ऑन वाटर, सेम चार्ज सेम डिस्टेंस, तो 1/4 पाई 81 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेट्स से दिस इज एयर। तुम सब कुछ सेट करोगे तो क्या बोलोगे? एयर अपॉन 81। अरेंज जब करोगे तो फोर्स 81 टाइम्स क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। तो परमिटिविटी अवॉइड या रेसिस्ट द फ्लो ऑफ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसको बोलते हैं परमिटिविटी। अब यहीं से एक चीज आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे मान लो जैसे हमें डेंसिटी नापनी है, एक वर्ड होती है हमें रिलेटिव डेंसिटी नापनी है। तो जब हमें किसी मीडियम की डेंसिटी नापनी होती है, मान लो हमने कहा डेंसिटी ऑफ पेट्रोल, तो हम क्या करते हैं, उसको डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करते हैं, तो हमें रिलेटिव डेंसिटी मिलता है। अगर मुझे किसी, क्योंकि हमारा वाटर जो है वो एक स्टैंडर्ड डेंसिटी है, उसी के रिस्पेक्ट में सबको नापते थे। या छोटी क्लास में फिर से बता रहा हूँ, 10th क्लास में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, तो उसमें हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते थे। हम क्या करते थे, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम की नापनी होती थी वो एयर के रिस्पेक्ट में नापते थे, याद है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
के से स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, या एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी होता है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। यहाँ एप्सिलॉन एम है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है। एप्सिलॉन आर है आपका परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव मीडियम, इसी को ही हम लोग स्मॉल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक फॉर्मूला बनाऊंगा, वो 3 बार यूज होगा पूरे चैप्टर में, 3 अलग अलग तरीके से, देखना कैसे। तो क्या मैं यहाँ से एक चीज लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। पक्की बात। अगर मुझे निकालना है फोर्स इन अ मीडियम, वही 2 चार्ज है, वही डिस्टेंस है, तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि हमने डिस्टेंस तो चेंज नहीं किया, चार्ज भी वही था, बस मीडियम चेंज कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा मीडियम है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम की जगह पे ये लिख सकता हूँ एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। वो तो अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी है, तो मैं ये रिकॉर्ड करके जिज्ञासा कर दे दूंगा, वो बैकअप देख के आएगी, क्योंकि ऐसे बड़ा मुश्किल हो जाएगा सिलेबस। नहीं लिखा तो मैंने उसको भी 3.5 ही था, उसका ना स्टे बैक चल रहा है, आज कल 4 दिन का था, आज आखिरी था कि मुझे नहीं पता, देखते हैं। पूछ नहीं, उसके मम्मा को तो फ़ोन किया था मैंने, उठा नहीं फ़ोन, पूछ ले एक बार तुम, अगर तुम्हारा हो जाए रिस्पॉन्स। चलो अब सुनो मेरी बात, अगर मैं एप्सिलॉन आर को बाहर ले लूँ, यहाँ से एप्सिलॉन आर को बाहर ले लें, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, और ये है क्या, फोर्स इन अ फ्री स्पेस, वही तो है कूलम्स फोर्स इन अ। तो बहुत प्यार से अगर देखें तो क्या मैं लिख सकता हूँ, कूलम्स फोर्स इन अ फ्री स्पेस यानी एयर अपॉन एप्सिलॉन आर, ये हो सकता है। और चल क्या रहा था, ये चल रहा था फोर्स इन अ मीडियम, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है, फ्लक्स में भी यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यूज़ करेंगे इसको। अब इसी की मदद से हम फ्लक्स के फॉर्मूले बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ से कंक्लूजन आया कि पहला कंक्लूजन, रिलेटिव परमिटिविटी होता है आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर और एब्सोल्यूट मतलब फ्री स्पेस। उसी तरह से फोर्स इन एनी मीडियम, कोई भी मीडियम हो जो आपको दिया जाएगा, और अगर वो होता है फोर्स अपॉन एयर अपॉन एप्सिलॉन आर। क्या मैं एप्सिलॉन आर को के से भी लिख सकता हूँ, क्योंकि तो रिप्रेजेंटेशन ही है ना, वो तो रिप्रेजेंटेशन ही है। के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन आया था, बहुत पिद्दी सा क्वेश्चन आया था, फिर बच्चे गलत कर दिए। कह रहा है कि फोर्स इन एयर ऑफ टू चार्ज इज 100 न्यूटन।
यानी उन दोनों चार्ज को हवा में रखा गया है, कुछ दूरी पर रखा गया होगा, उन दोनों को उठाया, दूरी में कोई चेंजेस नहीं की, और एक ऐसे मीडियम में डाल दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। क्या है? तो मुझे बताओ फोर्स ऑफ दैट मीडियम क्या होगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। तो अगर आपको ये वाला रिलेशन याद है तो कहोगे सर फोर्स इन एयर अपॉन 5, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? 5। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो बोलोगे 100 अपॉन 5। और ये छोटे से क्वेश्चन पता किस में आया था? एनडीए में आया था, जो कि एक यूपीएससी कराती है एग्जाम और टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। नेशनल डिफेंस अकादमी के पेपर में क्वेश्चन आया था ये, फुद्दू सा क्वेश्चन, इतना इजी, बस एक चीज पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से कुछ बातें याद रखना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का 1 होता है। क्या होता है? और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का 81 होता है। यही दो याद रखना है, बाकी आपको दिया जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का 1 होता है और वाटर का 81 होता है। ये दो ही याद रखना है, बाकी कोई मीडियम होगा वो गिवन होगा आपको। यहां तक कोई दिक्कत? इजी था ये टॉपिक अभी तो। चलिए इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। तो मेरा पूरा कंसर्न था बताना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका थ्योरी मैंने नोट्स में लिख दिया है, फिर भी मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। जो नोट्स आपको दिया ना मैंने उसमें लिख दिया है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी लिखना नहीं है, नोट्स में है, ऑफ अ मीडियम मे बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज प्लेस सम डिस्टेंस अपार्ट इन अ फ्री स्पेस टू द फोर्स बिटवीन सेम टू चार्ज व्हेन दे आर प्लेस्ड इन अ सेम अपार्ट इन अ गिवन मीडियम। किसी मीडियम में अगर रख दें उसमें लगने वाला फोर्स। ठीक है, अब एक चीज यहाँ ही देखना, यहाँ से मैं एक और चीज बता सकता हूँ। देखो एक फॉर्मूला और बना सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, थर्ड फॉर्मूला। अगर मैं थोड़ा इसमें सफल करूँ, इसमें इस वाले फॉर्मूले में खेलो, इसको इधर भेज देता हूँ या एक काम करता हूँ, तो ये हो जाएगा एफ अपॉन मीडियम अपॉन एफ अपॉन एयर, 1 अपॉन के होगा। तो केवल के अगर चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एयर अपॉन फोर्स अपॉन मीडियम। तो ये फॉर्मूला बन गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। जो मैंने अभी डेफिनेशन पढ़ा वो यही है, वही बोल रहा था ये। ठीक है, 81 नहीं है, 80 है वाटर का। ठीक है, कहीं कहीं 81 लिखा है, तो मेरे को 81 याद था, इसमें 80 लिखा है इस बुक में। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। क्या है अगला कॉन्सेप्ट? एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, देखना अटेम्प्ट करना। फिर करा जो ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन आपको करना चाहिए। कह रहा है, क्वेश्चन है, सुनिएगा, कह रहा है टू स्मॉल स्फेयर। अच्छा, ये क्वेश्चन सीबीएसई में भी आया है और जेई के मेंस में आया हुआ है। जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट लिखने की कोई ऐसा जरूरत तो नहीं है। टू स्मॉल स्फेयर ईच हैव अ मास m। दो स्फेयर है आपके पास, दो स्फेयर है जिसका मास है m, दोनों का अलग अलग का, m एंड m। इस पे चार्ज है q। कितना चार्ज है? q। टू स्मॉल स्फेयर ईच हैविंग मास m kg and charge q coulombs are suspended from a point by insulating thread each l meter along। उसकी एक थ्रेड है, उससे लटकाया गया है। तो मैं बना देता हूँ इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ऐसे लटकाया गया है, ठीक है। इसका भी है मास m है, इसका भी मास m है, चार्ज 1 चार्ज 2, इस पे भी q चार्ज है, इस पे भी q चार्ज है। आगे पढ़ते हैं। और ये जो थ्रेड है इसकी लेंथ है l। अगेन बता रहा हूं, इस वाले चैप्टर में भी 11th का यूज होगा। बट नेग्लिजिबल मास, थ्रेड का कोई मास नहीं है, थ्रेड का कोई मास नहीं है। इफ थीटा एंगल इज, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, यहां से एक नॉर्मल लाइन बना देते हैं, इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। कह रहा है इफ थीटा इज द एंगल इच थ्रेड मेक, मतलब ये भी थीटा बना रहा है विद द वर्टिकल, विद द, जब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, किसमें है? इफ थीटा एंगल, इफ थीटा इज द एंगल इच थ्रेड मेक्स विद वर्टिकल व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड, मतलब अभी डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम में है। तो सो करके बताओ, प्रूव दैट। बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4mgl स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा। लोग पता है यहाँ पे कैसा फिजिक्स पढ़ाते हैं? यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाते हैं 10th वाली फिजिक्स, थ्योरी कराते हैं, जबकि कराना क्या है? न्यूमेरिकल।
थ्योरी बच्चा पढ़ लेगा, 11 12 का बच्चा इतना इंटेलेक्ट उसका डेवलप हो जाता है कि थ्योरी वो पढ़ लेता है। आप क्वेश्चंस कराओ, पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये प्रूफ करना है, अटेम्प्ट करिए। टी कॉस थीटा, हेलो हेलो, टी कॉस थीटा और mg का फोर्स क्या हो गया, इक्वल, क्या हो गया, और क्या लगेगा सोचो, इक्विलिब्रियम में है ना। और एक फोर्स और लग रहा होगा ना, क्या नाम है, ये, इसके वजह से इस तरफ F फोर्स भी तो लगेगा। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा T साइन थीटा और T कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा mg, T कॉस थीटा। इसको जब डिवाइड करोगे तो ये तो T से T कट गया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन mg। पहली बात तो ये। आगे यहाँ पे ज्योमेट्री भी यूज होगा। बहुत सही क्वेश्चन है भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन दिया मैंने, यूज़ करो, इसमें ज्योमेट्री भी यूज़ होगा। तो क्लास 11 पूरा यूज़ हो रहा है इसमें, पूरा का पूरा, उसके बाद ही क्लास 12 होगा। ऐसे क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना, इसमें पूरा क्लास 11 यूज़ हो रहा है, तो क्लास 11 पे काम करो, क्लास 12 ईजी होगा अपने आप। अभी लगेगा इसमें ज्योमेट्री भी लग रहा है। ये जो बनाया मैंने, रिजॉल्व किया है, ये 11 में तुमको सिखाया जाएगा कि फोर्स कैसे रिजॉल्व करते हैं और कैसे इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, ये भी वेक्टर कॉन्सेप्ट ही है।